dear student, how are you all? Hope you all are very good. Today, student, we are going to start our 10th chapter of class 7, which is about reproduction in plants. So, student, first of all, basically, हमको ये पता होना चाहिए कि what do we mean by reproduction term? है ना? तो reproduction क्या है? कि see, as we all know कि living organism की प्रॉपर्टी है कि पहले को बर्थ लेंगे, वो ग्रो करेंगे, एडल्ट बनेंगे एंड इवेंचुअली दे विल डाई. तो दैट मीन्स सभी लिविंग थिंग्स को एक दिन क्या होना है, डाई होना है. तो वो क्या करते हैं, अपनी जैसी स्पीशीज को ऑन द अर्थ कंटिन्यू करने के लिए वो अपने जैसे और क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो अब ये रिप्रोडक्शन सभी लिविंग बींग्स में होता है, whether they are plants, animals, human beings. Okay, so today we have to discuss that how do the reproduction process occurs with the plants. ठीक, चलो let's begin a chapter. First of all, we have defined as a term or reproduction. To produce its own kind is a characteristics of all living organism or the processes of light help an organism stay alive. All living organisms have to be very light span after which die. So in order to continue the species, each organism makes more individuals of its own kind. The production of new individuals from their parents is as reproduction. ठीक है ना? तो क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद वो डाई हो जाते हैं, तो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना बाय द पेरेंट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है यहाँ एक स्पीशीज को प्रोपगेट किया जाता है. एक एसेंशियल प्रोसेस है जो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिन्यूटी ऑफ टाइप, और तो लाइफ कंटिन्यू रहेगी जब तक प्रोसेस चलेगा. ठीक है, इट इज अ मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज. ठीक है, बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द टॉपिक मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कि रिप्रोडक्शन के मोड्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो दे आर टू मोड्स. नंबर वन एसेक्सुअल, सेकंड इज सेक्सुअल. तो ये दो मोड में बाइब्रिसल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आइदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, चल तो सबसे पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे. तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इट इन्वॉल्व्स सिंपल डिवीजन ऑफ द प्लांट बॉडी इनटू टू और मोर प्लांट्स or the formation of spores under unfavorable conditions, that is harsh environmental conditions which are not suitable for a plant to survive. तो asexual reproduction में क्या होता है कि सिंपली एक प्लांट की बॉडी डिवाइड हो जाती है और अपने जैसे टू या मोर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, या फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जब एनवायरमेंटल कंडीशंस प्लांट के सर्वाइवल के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं होती है, हार्श कंडीशंस होती हैं, तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और उन स्पोर्स के अंदर अपनी न्यू इंडिविजुअल प्लांट आर प्रोड्यूस. तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. सिंपल खुद पेरेंट बॉडी डिवाइड होके अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है. ऐसे रिप्रोडक्शन मोड को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है. ठीक है, चलो, एंड दिस इज व्हाट दे हैव शोन अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, जैसे कि ये मेल जर्म सेल है जिसको हम मेल स्पर्म कहते हैं, मेल है ना. तो इन दोनों के जो गेमीट सेल्स होंगे दे विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म अ सेल दैट इज नोन एज जायगोट. जायगोट डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो डेवलप होता है एक बेबी. तो दिस इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे पेरेंट बॉडी खुद डिवाइड नहीं होती है बल्कि अपने गेमीट सेल्स को यूज करता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. These develop from the zygote formed by of male and female gametes. In this case, two, that is male and female parents are needed to give rise to a new entity. यानी कि ये कब होता है? जब सीड्स का फॉर्मेशन. ठीक है, और सीड्स के फॉर्मेशन कब होता है? जब जाइगोट बनता है, यानी कि जब एक मेल गेमीट और फीमेल गेमीट फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा. उन्हीं जाइगोट आगे चल के क्या बनेगा? सीड बनेगा जिससे न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस होगा. ठीक, चलो. First of all, we have to discuss regarding asexual reproduction. So, asexual reproduction में एक single parent is able to reproduce on its own. ठीक है, gametes are not formed, and so there is no union of gametes. Common forms of asexual reproduction are budding, fission, fragmentation, and spore formation. यानी कि asexual reproduction में single parent अपने जैसे new individual produce कर सकता है. gametes की requirement नहीं होती है, gametes के fusion की requirement नहीं होती है. तो
अब जो कॉमन फॉर्म्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है जैसे कि बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बडिंग के बारे में जो कि ईस्ट सेल्स में होता है। किस सेल्स में? ईस्ट सेल्स में। तो ईस्ट क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। इसमें क्या होता है? एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कम्स आउट फ्रॉम द पेरेंट सेल, इट इज कॉल्ड बड। ठीक है, पेरेंट सेल से क्या एक छोटा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकलना शुरू, इस तरीके से। ये आपका ईस्ट था, पेरेंट ईस्ट सेल था। ठीक है, उसमें क्या हुआ? ये साइक आप देखो एक किसी की बॉडी आगे की तरफ स्ट्रेच होने लगी, बॉडी के पार्ट देखोगे फॉर्मेशन ऑफ बडिंग हो रहा है। ठीक है, बड बनना शुरू होता है। ठीक, फिर ये बड क्या होगा? ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे ग्रो करेगा, और जब ये पूरी तरीके से ग्रो कर जाएगा तो ये पहले सेपरेट हो जाएगा और एक न्यू ईस्ट सेल बनता है। अब ये न्यू ईस्ट सेल ग्रो करता है, मैच्योर होता है, और फिर और अपनी जैसे न्यू ईस्ट यूज होता है। कि क्या हुआ? आगे ये बर्ड डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद तरीके से ये डेवलप होता है, एंड देन इट विल इवेंचुअली सेपरेट एक और देखो फिर बहुत सारी ईस्ट सेल की चेन बनती है ईस्ट से। दिस इज हाउ द बडिंग प्रोसेस अकर्स इन द ईस्ट सेल। ठीक है, so if this process continues for some time, a large number of T cells are produced in a short time, let us perform an activity called yeast। ठीक है, तो क्या करें कि अगर ये प्रोसेस कुछ टाइम तक कंटिन्यू चलता रहा तो बहुत सारे ईस्ट सेल क्या एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही प्रोड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल ऑफ ईस्ट। ठीक, चलो नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? ये क्या है? ये एक मेथड है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, जहाँ पे एक सेल प्रोड्यूस करता है दो सेपरेट सेल। ठीक है, तो बाइनरी फिजन एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे सेल डिवीजन होता है बाय ऑल प्रोकैरियोट्स। ओके, तो दैट इज बैक्टीरिया। कौन होते हैं प्रोकैरियोट्स? आपके एग्जांपल्स आपको गिवन है जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा आपने सुना होगा, कुछ ऑर्गन सेल्स भी होते हैं जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इनके पास जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो मतलब अमीबा क्या है? अमीबा एक तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में फीचर्स होते हैं एज कंपेयर टू यूकेरियोटिक सेल। देखिए इनके पास कुछ यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी होते, सॉरी बॉडी पार्ट्स भी होते, जैसे कि अगर आप बात करें अमीबा की, वैसे ये प्रोकैरियोटिक है लेकिन इसके पास यूकेरियोटिक बॉडी पार्ट्स भी है सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल। ठीक, अब इसके अंदर होता है बट सॉरी बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन मींस व्हाट? जब अमीबा अपनी पेरेंट बॉडी क्या करता है? डिवाइड करके दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या बोलते हो? अब बाइनरी फिजन बोलते हो। The consequence of this asexual mode of reproduction is that all the cells are genetically identical, that is, they have the same genetic material. इस asexual mode of reproduction का इनके बाइनरी फिजन का कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट बॉडी के अंदर था, सेम जेनेटिक मटेरियल जो आगे न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, उनमें भी सेम क्या होंगे? जेनेटिक मटेरियल होगा। सी दे हैव शोन अस द बाइनरी फिजन अमीबा। ये था पेरेंट से धीरे धीरे डिवाइड होने लगा, डिवाइड होने के बाद जो न्यूक्लियस थी देखो क्या है, ठीक है, ये न्यूक्लियस भी क्या होगा? डिवाइड होगा, एक्सटेंड होगा, और एक्सटेंड होने के बाद आप देख सकते हो द साइटोप्लाज्म हैज डिवाइडेड एंड देयर आर नाउ टू डॉटर अमीबा सेल्स। दिस इज हाउ द बाइनरी फिजन occurs in amoeba. Next we are having fragmentation. फ्रेगमेंटेशन कॉमनली होता है ग्रीन एलईडी में। ठीक है, एलईडी में क्या होता है कि जो फिलामेंट होता है जस्ट ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स बाय द फोर्स ऑफ वेव विथ। ठीक है, एलईडी में जो इनका फिलामेंट पार्ट होता है वो दो पीसेस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, उनको आप फ्रेगमेंट्स से कह सकते हो, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। पार्ट्स बोलो, फ्रेगमेंट्स बोलो। अब किस वजह से होता है? जब वेव, विंड या रेन का बहुत ज्यादा फोर्स इनकी बॉडी पर अगर होता है तब each of these fragments grow up to form a new filament. This process is pyrogyra, that is spawns some growing in a stagnant water. फिर हर एक फ्रेगमेंट, हर एक पार्ट क्या बनता है? एक न्यू फिलामेंट में ग्रो करता है। ये आपको एक ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगायरा, जो कि पॉन्ड्स कम है, स्टेगनेंट वाटर जब पानी वहाँ रुक जाता है वहाँ स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन होता है, तो उनमें जो है ये आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। ये है फंगस, ये था पेरेंट स्पाइरोगायरा। ठीक है, पेरेंट स्पाइरोगायरा में क्या हुआ? रूबी now there are two daughter स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन आपको लाइव बॉट, वॉजेस, इन सब ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होगा? आपका राइजोपस। राइजोपस आपका एग्जाम्पल गिवन है, तो स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स क्या होती है? ये छोटे छोटे से स्फेरिकल
स्फेरिकल शेप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है, उनकी थिक वॉल होती है, तो दैट ये एक्सट्रीम जो कंडीशंस है हमारे एनवायरमेंटल उनमें अपने आप को विथस्टैंड कर सके। तो ये जो स्पोर्स है ये एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं जिनको हम स्पोरेंजियम होते हैं। ठीक, ये आप शो है, ये क्या है, ये आपका स्पोर है और ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम, इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। ठीक, so mature spores keep floating in the air since they are tiny and very light. They are thrown long distances. They can remain in the air for a long time. जब अंदर स्पोर्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, ये स्पोर्स स्पोरेंजियम आपका खुल जाता है और इसके अंदर से स्पोर्स सारे बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, दे स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एयर, एयर में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ये एयर के कोर्स से बहुत दूर दूर डिस्टेंस तक फ्लो कर जाते हैं। एयर बहुत लंबे समय तक ये क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट मेथड व्हिच इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो रूट, स्टेम और लीव्स ये क्या होते हैं, प्लांट के वेजिटेटिव। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट से, यानी कि एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि जितने भी प्लांट्स आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस होते हैं, है ना, फ्रॉम वन प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ क्लोन ऑफ द पेरेंट प्लांट एंड हैव सेम लीव्स। ठीक है, वो उनके अंदर वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे, अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होंगे, उनके अंदर सेम जीन्स रखेंगे। ठीक है, चलो, तो एग्जाम्पल दे हैव गिवन पोटैटो, स्वीट पोटैटो, दहिया, बनाना, गार्लिक, हिंट, ग्रेप्स, रोजेस, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो किए जाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल और मैन मेड मेथड्स ऑफ, बहुत सारे नेचुरल या फिर मैन मेड या आर्टिफिशियल मेथड है जिसको कराया जा सकता है। नेचुरल मेथड्स क्या है, नेचुरल मेथड्स आर पॉसिबल बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे रूट्स के हायर रूट्स, तो रूट्स में क्या होता है कि न्यू प्लांट्स इससे स्वलन यानी कि जो ऐसे फूल जाती है, मॉडिफाइड रूट्स पे ही न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनको ट्यूबर्स कहते हैं। बट्स डेवलप एट द बेस ऑफ द स्टेम एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। क्या होता है, स्टेम जो होते हैं प्लांट के स्टेम के बेस पे बड्स बनने शुरू हो जाते हैं और वहीं से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। एग्जाम्पल में आपको दहलिया फ्लावर होता है उसका गिवन है। स्वीट पोटैटो क्या है, वो भी क्या है, एक एडवेंचर का क्या है, मॉडिफिकेशन है। ये जो रूट होती है कि कहाँ से ग्रो करते हैं, हमने नोड्स ऑफ अ रनिंग स्टेम एंड दे आर इरेगुलरली swollen due to the storage of food and they are called tuberous roots। यानी ये जो एक स्टेम है, जो रनिंग स्टेम है, उसकी नोड्स पे, ठीक है, उनकी नोड्स पे ऐसी रूट्स ग्रो करने लगती है और धीरे 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 सोल होते जाएंगी, टूटती जाएंगी, टूटती, तो उसके अंदर जो फूड है, एक्सेस फूड है प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, वो स्टोर होने लगता है और ऐसी स्वोलन रूट्स को जिनके अंदर फूड स्टोर होता है जो कि स्टेम के नोड्यूल्स पे प्रोड्यूस होती है, उनको ट्यूबरस रूट्स कहा जाता है। ठीक है, और फिर ये इवन राइज टू एडवेंटेजेस birds which when detached can give rise to a new plant thus perform propagation। Then इनमें से क्या छोटी-छोटी सी बड्स भी निकलने लगती हैं और वो बड्स जब डिटैच हो जाती हैं तो वो वहाँ से न्यू प्लांट क्या करता है, ग्रो किया जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये एक प्रोपगेशन मेथड है। नेक्स्ट इज बाय स्टेम। स्टेम्स के थ्रू कैसे, स्टेम से क्या है, ये भी नेचुरल मेथड है ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो अंडरग्राउंड और सबेरियर स्टेम्स होते हैं वो स्पेशली मॉडिफाइड होती है किसके लिए, ठीक है, कितने टाइप्स के, नंबर वन इज ट्यूबर। ट्यूबर क्या है, पोटैटो है, पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर होता है जो कि स्वोलन होता है। देखा आलू, ये क्या है, ये पोटैटो का ट्यूबर है। ठीक है, तो जिसके अंदर फूड स्टोर रहता है। इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन के अंदर बर्ड्स होता है छोटे, देखो क्या बर्ड है, आइस की, और यही से ये जो बर्ड्स है ये आलू न्यू प्लांट्स का को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, उन्हें कौन यूज करता है, वही न्यू प्लांट्स जो ग्रो कर रहे होते हैं वो इसके अंदर का स्टोर्ड फूड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज राइजोम। राइजोम क्या है, ये भी अंडरग्राउंड है, बर्ड्स होते हैं, यही बर्ड्स ग्रो करके क्या देते हैं, न्यू प्लांट्स को राइज देते हैं। राइजोम किसने मिलेगा आपको, जिंजर, टर्मरिक। ओके, नेक्स्ट इज बल्ब। बल्ब एक बहुत छोटी सी अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो भी सराउंडेड है किससे, टर्शी और एक लीव होती है, स्केली लीव्स, उनसे सराउंडेड रहती है छोटी छोटी सी अंडरग्राउंड स्टेम जिनको बल्ब कहते हैं। जो स्केल लीव्स होती है इनमें क्या स्टोर रहता है, फूड स्टोर रहता है। बल्ब अनियन जो होते हैं
दिस इज बल्ब ऑफ इनके अंदर ये आपके क्या है अंदर ये फ्लैशी लीम्स है, ये बड वाला पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट है और ये कैसे सीधे निकलते हैं बाहर को, दीज आर रूट्स. ओके, सो स्प्रिंग में स्टेम शूट्स अप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्केल लीड्स टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. ठीक है, स्प्रिंग सीजन में जो स्टेम की जो शूट्स होती है वो बाहर निकल के स्केल लीड्स करता है न्यू प्लांट बनता है. नेक्स्ट है सुबेरियल स्टेप. सुबेरियल स्टेम्स क्या है, जैसे कि ग्रासेस, मिंट, ऑक्सैलिस, एस्पैरागस, स्ट्रॉबेरी, इन सब में वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जिसके थ्रू होता है सुबेरियल स्टेप. यानी कि इनके रूट्स और ये टिकेरियल ब्रांचेस होती है वो कहाँ से अराइज होती है, नोड्स से अराइज होती है पत्ते. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बाय एडवेंटिशियस वर्क ऑन लीव्स. ठीक है, अब ये कैसी बर्ड्स है, ये स्पेशली ब्रायोफाइलम प्लांट होता है, उनमें क्या होती है, ओनली लीफ की मार्जिन वाले लाइफ है, बेस लीफ ये हम शो ये हम ब्रायोफाइलम प्लांट की ये जो मार्जिन है यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, बर्ड्स ये सब क्या है, ये सब बर्ड्स है ना, तो ये बर्ड्स ग्रो कर सकते हैं मार्जिन टाइप. When such a leaf falls on the soil, each bird goes into a plant. Plants that freshly stems of its cacti produce new plants when they part they detach from the main plant body. Each detached part can grow into a new plant. तो जब एक ऐसी लीफ जिसमें इस तरह की बर्ड्स ग्रो कर जाती है और ये जब लीफ क्या होती है सॉइल में जाती है फॉल होती है तो हर एक बर्ड से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है. तो इससे कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी बर्ड टू बिल्कुल को न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है और ये बर्ड लीव्स में ग्रो करती है, तो ये भी एक तरीके का वेजिटेटिव पार्ट है एंड द मेथड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ एडवांटेजेस. वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, पॉलिनेशन करवाने के लिए, डिस्पर्शन करवाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. फूड कहाँ यूजुअली स्टोर होता है, इन्हीं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के अंदर फूड स्टोर रहता है. और ये जो प्रोपगेशन है इसमें सिर्फ क्या पेरेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट है, बर्डिलाइजेशन नहीं होता. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक ऑफ डिस्पर्जन मैकेनिज्म लीड्स टू ओवरक्राउड. क्योंकि डिस्पर्जन नहीं होता है फूड का तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवरक्राउडिंग होने के चांसेस होते हैं. फिर जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो लेस अडेप्टेबल होते हैं, यानी कि उनमें अडेप्टेशंस कम होती है ना, तो किसी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो खुद को क्या नहीं कर पाते, चेंज नहीं कर पाते, है ना, तो इसीलिए उनमें अडेप्टेशंस कम होते हैं. Now, artificial methods of vegetative propagation. We have discussed about the natural methods. Now we have to discuss artificial methods. तो vegetative propagation क्या है, एक simple, fast और less expensive method of plant propagation. इसीलिए इसको commonly horticulture और agriculture में यूज किया जाता है इस मेथड को, है ना. और इसमें जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल टेक्निक्स आते हैं स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कटिंग. सबसे पहले पढ़ेंगे क्या स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग में क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है यहाँ पे एक हेल्दी यंग ब्रांच ऑफ अ प्लांट हैविंग ईच वर्टिकल मोइस्ट सॉइल. ठीक है, एक प्लांट है, हेल्दी है, यंग है, उसकी ब्रांच को, हेल्दी यंग ब्रांच को कट किया जाएगा. कट करने के बाद एक मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया जाता है. तो कटिंग करने से क्या होता है, जब आप उस कट वाली ब्रांच को सॉइल में डालते हो, प्लांट करते हो, उसमें से अपनी खुद की रूट आ जाती है और फिर वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है. तो ये मेथड यूजुअली आपका बोगनविलिया, चमेली, रोज, शुगर के इन सब प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए हम स्टेम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज लेयरिंग. लेयरिंग इज एन अनदर मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो लेयरिंग में अ यंग ब्रांच इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड ऑन सॉइल. यानी कि ये क्या है, एक वेल डेवलप्ड प्लांट था, उसकी एक जो यंग न्यू ब्रांच आ रही थी उसको आपने कुछ इस तरीके से बेंड करके कहां कर दिया, सॉइल के अंदर. ठीक है, सॉइल के अंदर से कवर कर दिया, मॉइस्ट सॉइल शुड बी देयर. ठीक, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि रूट्स डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट, द ब्रांच इज देन कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड अलाउड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय गार्डनर्स डेवलप प्लांट्स. ठीक, फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद जहां आपने इस प्लांट के पार्ट को जहां पे वो कर बेल्ट करके ग्रो उसके अंदर सॉइल के अंदर कर दिया था कवर, वहां से रूट्स डेवलप होंगी नीचे की तरफ. ठीक, रूट क्या हो रही है, डेवलप होने लगी है. और फिर क्या होगा, यही से इस ब्रांच को कट करते ही ये प्लांट आगे जाके ग्रो करेगा और इस तरीके से न्यू प्लांट आपके ग्रो हो जाए. ठीक है, यूजुअली आपके जैस्मीन, वाइन, बोगनविलिया इन सब प्लांट को क्या ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग भी क्या है, एक कॉमन सा मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का.
जो कि हॉर्टिकल्चर में हम यूज करते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में इस तरीके के न्यू वेराइटीज के ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज वगैरह हम लोग grow। ठीक है, अब इस मेथड में एक्चुअल में क्या किया जाता है, एक बड और कटिंग buds of one plant called scion is kept over the third stem of a rooted plant called the stalk. The scion and stalk are then firmly tied। यानी कि इसमें क्या, कि एक प्लांट की मतलब कटिंग ली जाती है या बड ली जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, स्टोन बोलते हो, और उसको किसके साथ, एक रूटेड प्लांट की कट स्टेम के साथ रख दिया जाता है, जिसको स्टॉक कहते हैं। तो स्टोन और स्टॉक को क्या कर दिया जाता है, एक साथ टाई कर दिया जाता है। फिर केयर इज टू बी टेकन, द स्टॉक हैज एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम अंडर द सॉइल। हमें फिर उनकी क्या केयर करनी होती है, तो दैट जो स्टॉक है उसका क्या हो जाए, सॉइल के अंदर एक रूट सिस्टम नेटवर्क डेवलप होने लगे। सी कुछ इस तरीके क्या है, ये आपकी पेन ली है जो कि स्टॉक है, और ये आपका स्क्योर है, इनको हमने ऐसे टाई कर दिया एक साथ ही। और फिर उसके बाद प्रॉपर्ली रैप कर दिया है, पैक्स कर दिया है। तो यहीं से कुछ टाइम बाद क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाएंगे और एक न्यू ब्रांड डेवलप हो जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो स्टॉक और स्क्योर की टिश्यूज है वो आपस में जॉइन हो जाएंगे एक प्लांट बनाने के लिए। स्टॉक सप्लाई द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये जो स्टॉक वाला पार्ट है नीचे क्या करेगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और किंमत एब्जॉर्ब करके इस तरह वाले पार्ट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम गुआवा, मैंगो, लेमन, ऑरेंज ऐसे प्लांट्स की न्यू वैरायटी को ग्राफ्टिंग मेथड यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कि प्लांट्स मैच्योर अर्लियर देन दोस प्लांट्स दैट रीड सीड, देन प्रोपगेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज प्लांट दैट डोंट हैव सीड। तो इस मेथड के वो जो प्लांट जल्दी मैच्योर हो जाते हैं एज कंपेयर टू वो प्लांट व्हिच आर ग्रोन थ्रू सीड्स। ठीक है, फिर ये मेथड क्या करता है, ऐसे प्लांट को भी ग्रो करने में हेल्पफुल होता है जिनकी सीड्स नहीं होती है। नेक्स्ट, ये मेथड आप यूज कर सकते हो डिजीज फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और प्लस इनमें जो प्लांट्स प्रोपोगेट किए जाते हैं दे आर इनडेफिनाइट विदाउट वेरिएशन। सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी प्रोड्यूस एंड विदाउट वेरिएशन, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होते, पेरेंट प्लांट्स में से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेशन। तो डिसएडवांटेज क्या है, कि प्लांट्स में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। As many plants are produced, it may result in overcrowding and lack of nutrients। कि बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपको भी बताया था, तो इसमें क्या होता है, ओवरक्राउडिंग हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स की क्या कमी हो जाती है दूसरे प्लांट्स के। ठीक है, और सिर्फ क्या फ्यू इंडिविजुअल प्लांट्स प्रोड्यूस हो पाते हैं फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। काफी सारे तो ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते, ओवरक्राउडिंग हो जाती है। Now the next is tissue culture, which is micropropagation. So tissue culture method क्या है, in which a small piece of tissue called X-plant is cut off from the growing clip of the plant. The cells of the tissues are separated and kept in a nutrient medium. The cells of the tissue divide rapidly and form an organized cell mass called callus. The callus is transferred into another nutrient medium containing plant hormones. The cells of callus in this nutrient medium divide and differentiate into root and shoot and form plantlets. Asparagus, Istharium, orchids and many other plants are now grown by this method। तो टिश्यू कल्चर मेथड में क्या किया जाता है, कि एक छोटा सा पीस टिश्यू का, जिसको आप एक्स कहते हो, है ना, एक्स प्लांट का कट किया जाता है, कहाँ से, क्योंकि ग्रोइंग टिप होगी वहां से। फिर उस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के बाद क्या एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस टिश्यू के जो सेल्स है वो डिवाइड होता है बहुत जल्दी जल्दी और एक ऑर्गेनाइज सेल मास बनाने से, जिसको कैलस कहते हैं। कैलस को फिर हम क्या दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं, इसमें प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर कैलस की जो सेल्स हैं वो इस न्यूट्रिएंट में रह के क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं और उनका प्रॉपर एक रूट शूट सिस्टम बन जाता है, जिसको प्लांटलेट कहा जाता है। ठीक है, तो यही के तरीके प्लांट आपका डेवलप हो चुका है। बहुत सारे ऐसे प्लांट जैसे कि एस्पेरेगस, क्रिस्थैनियम, ऑर्किड्स, बहुत सारे प्लांट जो टिश्यू कल्चर में के जाते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट आर द एडवांटेजेस इसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि क्या है, काफी रैपिड यानी जल्दी होने वाला इजी और चीप मेथड है प्लांट का प्रोपगेट करने के ना। क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स क्या करते हैं, वो इस मेथड से प्लांट को प्रॉपरली ग्रो होने में कम टाइम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इनमें जो प्लांट है फ्रूट है बहुत जल्दी आ जाते हैं।
ठीक है, जो न्यू प्लांट्स होते हैं दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, ठीक है। और जो पेरेंट प्लांट है वो बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस करता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ वेजिटेटिव। सिर्फ प्लांट्स जैसे कि बनाना, सीड्स, ग्रेप, रोजेस, पाइनएप्पल, है ना, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके प्रोड्यूस नहीं होते। तो ऐसे प्लांट्स को भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। दीज वर द एडवांटेज। नाउ वी आर हैविंग द डीमेरिट्स। क्या होता है डीमेरिट्स? यही इनके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्लांट्स लूज देयर रिप्रोडक्टिव पावर आफ्टर अ फ्यू जनरेशन। जो प्लांट्स है उनमें कुछ जनरेशन प्रोड्यूस करने के बाद उनकी जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ड्यू टू लॉस ऑफ पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज दे आर इन्फेक्शियस। क्योंकि इनके अंदर क्या लॉस ऑफ पावर हो जाती है, पावर खत्म होने लगती है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाते हैं, तो इनमें इन्फेक्शंस होने लगते हैं। ठीक है, प्लांट्स ओवर क्राउडेड हो जाते हैं एक ही जगह पे और फिर इनको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फेस करना पड़ता है। These were the demerits of vegetative propagation. Now we come to the next method which is sexual reproduction. अब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द सीड्स। सीड के थ्रू जहाँ ओवम प्रोड्यूस होंगे उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाता है इसके थ्रू फ्यूजन के थ्रू। कैसे फ्यूजन? मेल और फीमेल गेनीज दोनों एक ये होता है, इनको फ्यूज करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि मेल और फीमेल गेनीज फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट बॉडी के। फिर ये मेल और फीमेल गेनीज प्रोड्यूस किए जाते हैं सेपरेटली। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा प्लांट का वो मेल गेनीज से प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो फीमेल गेनीज से प्रोड्यूस करेगा, एंड देन दे विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक, सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। So now we are having bisexual and pansexual. अब what are bisexual and what are unisex? तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आइदर मेल और फीमेल, ऐसे प्लांट को यूनिसेक्सुअल प्लांट कहा जाता है। लेकिन द प्लांट which are having both reproductive organs, male and female all together, they are known as bisexual plants. See, the flowers of plant, ऐसे प्लांट या प्लांट which contain both मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनको क्या बोला जाएगा? बाइसेक्सुअल। लेकिन द फ्लावर द प्लांट्स व्हिच कंटेन आइदर ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। ठीक है, चलो अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स पे, यानी कि मेल फ्लावर कौन सा होगा, फीमेल फ्लावर कौन सा होगा। सो सबसे पहले स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमन कहते हैं। तो हर एक स्टेमन क्या होता है? एक सोनल पेटिकल पार्ट से बना होता है, एंथर कहते हैं। और इसमें एक लंबी सी स्लेंडर स्टॉक होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इसी एंथर के अंदर pollen grains फॉर्म होते हैं। pollen grains क्या है? दे आर द मेल gamete cell of flower which are needs to be fused with the female gamete cell। ठीक है, so they have shown us ये जो पार्ट है ये this part is known as what? Male reproductive part, stamen। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपका एक ऐसा पार्ट होता है जो एंकर बोलते हो और जिसमें लॉन्ग स्लेंडर ऐसी स्टॉक होती है इसको फिलामेंट। ठीक है, दिस इज एंड दिस इज व्हाट? फिलामेंट। इस एंकर के अंदर ही क्या होते हैं? pollen grains। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पिस्टन। पिस्टन क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पिस्टन के अंदर स्टिग्मा, स्पाइक और ओवरी, ये तीन पार्ट होकर क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट रहते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? वन या मोर ओव्यूल्स होते हैं। फीमेल गेनीट और जो एग है वो के अंदर बनता है। ओव्यूल डेवलप होकर सीड्स बनती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गेनीट्स क्या करते हैं? फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। तो नाउ we have to discuss ये कुछ इस तरीके से। You are this is what? This is your female, sorry, stigma. Stigma. This is style.
दिस इज ओ, ठीक है। और ये पूरा मिलकर बनाता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल भी बोलते हैं इसको, हम कार्पल भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे होते हैं क्या, आपके ओवरी। ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स रखते, एग्स होते हैं जो क्या पोलर वेव के साथ फर्टिलाइज, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है पॉलिनेशन होता है। नंबर वन पॉलिनेशन, यानी सबसे पहले पॉलिनेशन होना होता है, यानी कि पॉलन ग्रेस ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एल्थर। एल्थर के अंदर पॉलन ग्रेस होते हैं जो कि मेन पार्ट है, उसको स्टिग्मा वाले पार्ट तक, यानी कि फीमेल वाला पार्ट है सबसे ऊपर वाला, वहां तक ट्रांसफर होना होता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब मेल गिनी सेल फीमेल गिनी सेल के साथ फ्यूज हो जाते हैं, यूनियन हो जाते हैं, आंखों से संपर्क हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और देन दे फॉर्म जाइगोट। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी कि फिर ये जाइगोट डेवलप होकर क्या बनता है, सीड में डेवलप होता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, यानी कि फिर ओवरी मैच्योर होकर क्या फ्रूट में डेवलप हो जाती है, एंड देन जर्मिनेशन ऑफ सीड, देन फॉर्मेशन ऑफ यंग प्लांट फ्रॉम द सीड। फिर उन सीड्स में से क्या छोटे छोटे प्लांट्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसको जर्मिनेशन ऑफ सीड कहा जाता है। नाउ वी आर हैविंग द मेथड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया, पॉलन रेज का ट्रांसफर। पॉलन रेज क्या होते हैं, मेल गिनी सेल कहाँ से, एरिथर से, कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, पिस्टल का पार्ट है, पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसफर होता है पॉलन रेज में, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सबसे पहला स्टेप है, तब जाकर होता है, ठीक है। अब पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू होता है, जैसे कि विंड, वाटर, बर्ड्स, ठीक। हाँ, ये जो एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं इनको हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू पॉलन के ट्रांसफर होते हैं, ठीक। अब पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड द नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब पॉलन ग्रेन्स कहाँ से, सेम फ्लावर के स्टिग्मा से डिफरेंट फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट में एक के स्टिग्मा से ट्रांसफर होकर दूसरे फ्लावर के, सॉरी, एक के एंटर से दूसरे के स्टिग्मा तक जाते हैं, फ्लावर सेम होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब ऑनर लेंथ ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बोर्न ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम, ठीक है, जैसे दूसरा प्लांट है उसके स्टिग्मा पे जब जाके क्या ऑनर ग्रेन लैंड होता है फ्रॉम एल्टर, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के डिफरेंट एजेंट्स क्या है, तो कुछ कॉमन एजेंट्स आपको गिवन है, क्या क्या, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है, जैसे हनी बी, वास्प, मॉल, बटरफ्लाई, ये आपको पता है, आप नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो भी नेक्टर कलेक्ट करते हैं तो कुछ पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, सिकी से होते हैं, तो वो इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, ठीक। और फिर जब ये इंसेक्ट्स क्या दूसरे फ्लावर पर जाके बैठते हैं, अगर मान लो कि ये मेल फ्लावर पर जाके बैठ चुके हैं, तो वहां जाके ये पॉलन रेज को तब रखते हैं, शॉक कर देते हैं, कुछ उनमें से क्या होते हैं स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, स्पीच फी, ऑर्चिड्स, बटरकप, सनफ्लावर, ये ज्यादातर एग्जाम्पल्स किसके हैं, उन फ्लावर्स के, तो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है, कुछ बर्ड्स और कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो जो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, कैसी, ब्राइट रेड, येलो या ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सनबर्ड, हमिंग बर्ड्स, ये काफी क्या दो लार्ज ग्रुप है बर्ड्स का को पॉलिनेट करता है। नेक्स्ट है विंड के थ्रू, है ना, पीच, राइस, मेक, ग्रासेस, इनके जो फ्लावर्स है ये यूजुअली किसके थ्रू, विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। ये हैव शोन अस कि यूजुअली ये व्हाइट कलर के होंगे, ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना, और ये छोटे छोटे से लाइट पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे काफी बड़ी क्वांटिटी में, सो दैट ये इतनी को कैरी अवे हो सके। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है, तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के कुछ एग्जांपल गिवन है, जैसे कि सी ग्लास, हाइड्रेला, पेलसनीरिया। अब होता क्या है कि जो मेल प्लांट है वो अपने पॉलन ग्रेन्स ऑप्शन में रिलीज करते हैं, मेल प्लांट्स, ठीक है। फिर ये क्या फीमेल प्लांट्स तक क्या कैरी किया जाता है बाय द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। चलो, तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन। नाउ वी कम टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, जब स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, देन पॉलन ग्रेन फ्लोज आउटवर्ड्स इन पॉलन ट्यूब।
फिर पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, एक ऐसे ट्यूब बना देते हैं, ठीक है, जो क्या एक्साइल से एक्सटेंड करके कहाँ जाती है, ओवरी तक जाती है, और ओवरी से फिर कहाँ जाती है, ओवरी के अंदर एंटर कर जाता है पॉलन से, ठीक है, कुछ इसे ये था मेल गेमीट सेल। इसमें क्या करिए, ट्यूब बनाई स्टाइल के थ्रू, यहाँ से पॉलन ग्रेन जाएगा, कहाँ जाएगा, ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल वहां, ठीक है। चलो, now the pollen tube contains two male gametes, one of which fuses with the female gamete or egg nucleus and forms the zygote, ठीक है। अब ये pollen tube क्या होगी, pollen tube के अंदर अब दो गेमीट्स आ जाते हैं, एक तो फीमेल गेमीट सेल पहले से था, दूसरा मेल गेमीट सेल आएगा जो कि फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे मेल गेमीट सेल फीमेल गेमीट सेल के साथ फ्यूज होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नाउ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, अब इसके बाद क्या होता है, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं प्लांट के अंदर या फ्लावर के अंदर। तो जो फर्टिलाइज एग है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ये आगे चल के ग्रो बो करके क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो की दो पार्ट्स होते हैं, एक तो शूट वाला पार्ट होता है, यानी कि आगे बनते हैं शूट में डेवलप होगा उसको प्यूम्यूल कहते हैं, और एक पार्ट होता है जो आगे चल के रूट में डेवलप होगा उसको हम रेडिकल बोलते हैं। फिर ओवरी ग्रो करके फ्रूट में डेवलप होती है, ठीक है, और बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं दे फॉल ऑफ, ठीक। देन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। नाउ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का जो जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा या फर्टिलाइजेशन में, उसका क्या है, सीड क्या है, एक मैच्योर ओव्यूल है ना, एक मैच्योर ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है और स्टोर्ड फ्रूट होता है। ये क्या है, सीड कोट के थ्रू क्या होती है, सीड बाहर से एनक्लोज्ड होती है, ठीक है, और ये सीड कोट दो कवरिंग से मिलकर बनती है। फ्रूट क्या है, फ्रूट आपका सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है, फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि ऐसा प्लांट जैसे फ्लावर्स होते हैं तो उसके अंदर सीड्स किसमें होंगे, फ्रूट के अंदर होंगे। तो एक्चुअली में इट इज अ राइपेंड ओवरी ऑफ द प्लांट एंड सीड आर द मैच्योर्ड ओवरीज ऑफ द फ्रूट। तो एक्चुअली फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी है, आपकी ऐसी ओवरी प्लांट की जो अच्छे से राइप हो चुकी है, और जो सीड्स हैं वो उस फ्रूट के मैच्योर्ड ओव्यूल्स होते हैं। अब फ्रूट्स क्या है, वो आपके फ्लैशी और जूसी भी हो सकते हैं, ड्राई एंड हार्ड भी हो सकते हैं। एप्पल, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये काफी फ्लैशी और जूसी फ्रूट्स होते हैं, लेकिन आलमंड्स, वॉलनट्स, ये ड्राई एंड हार्ड। नाउ फ्रूट्स एंड सीड डिस्पर्शन, फ्रूट्स और सीड डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे नेचर में क्या होता है कि आपने देखा होगा सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट एक डिफरेंट प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो सीड्स हैं वो क्या होती है, डिफरेंट प्लेसेस पर डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। अब if all the seeds in a particular place start growing, there will be severe competition for sunlight, water, minerals. Other is the seed would not grow into healthy plants when heat dispersion. अगर सारे एक जैसे सीड किसी एक ही जगह पर क्राउडेड होने लगेंगी तो फिर क्या होगा, उनमें एक बहुत ही भयंकर कॉम्पिटिशन होने लगेगा फॉर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट विच आर नीडेड बाय देम फॉर देयर सर्वाइवल। उससे क्या होगा कि कुछ प्लांट को ज्यादा मिल जाएंगी ये चीजें और कुछ कम मिलेंगी, सच एज सनलाइट, वाटर, मिनरल, स्पेस। तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो पाती है और कुछ प्रॉपर्ली जर्मिनेट कर ही नहीं पाती, ठीक। इसीलिए इन सीड्स का डिस्पर्शन होना जरूरी होता है जिससे प्लांट को बेनिफिट मिलता है। तो सीड डिस्पर्शन क्या करता है, जो कॉम्पिटिशन है, ठीक है, किसके बीच में, प्लांट्स और उसके खुद की सीडलिंग्स के बीच, इसके लिए सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स देते कॉम्पिटिशन को प्रिवेंट करता है, जिससे प्लांट्स क्या करके अच्छे से ग्रो करे, है ना, इनके न्यू हैबिटेट्स इनको मिले और ज्यादा उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अब 3 मेन एजेंट हैं जो कि सीड डिस्पर्शन में हेल्पफुल होते हैं, दैट इज विंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो, नाउ दे हैव टोल्ड अस अबाउट नीड फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड। डिस्पर्जल ऑफ सीड की क्या नीड है, तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि सीड्स का डिस्पर्जन होना डिफरेंट प्लेसेस में जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, सीड्स के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीडलीज, है ना, और जो उनके बीच में कॉम्पिटिशन है वो कम होता है। अगर सारी सीड एक ही जगह पे ग्रो करेंगी तो फिर क्या होगा, काफी सीवियर कॉम्पिटिशन होता है सीडलिंग्स के बीच, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए, इसलिए चीज का डिस्पर्जन होना जरूरी है। अब सीड और फ्रूट डिस्पर्जल के क्या एडवांटेजेस हैं, नंबर 1 कि सारे, ये चीज देखा जाता है कि सारे प्लांट्स जो है वो क्या वाइड एरिया तक डिस्पर्स हो पा रहे हैं, ओवर क्राउडिंग अवॉइड होती है, और जो कॉम्पिटिशन है प्लांट्स के बीच में, स्पेस, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स प्रिवेंट होता है।
ठीक है। अब सीड्स और जो फ्रूट्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं थ्रू विंड, वाटर, एनिमल्स या फिर एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म से डिस्पर्जन होता है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज? फ्रूट और सीड डिस्पर्जन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं क्या? कि दे मे बी कैरीड टू अनसुटेबल प्लेसेस वेयर दे मे फेल टू जर्मिनेट। हो सकता है कि वो ऐसी जगह पर कैरी अवे हो चुके हैं जहाँ पे उनको सर्वाइवल कंडीशंस फेवरेबल नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, वहां भी जाकर हो जाएंगी खराब। ठीक है, चलो। नाउ डिस्पर्जल बाय विंड। सबसे पहले विंड के थ्रू कैसे डिस्पर्स होता है? तो फ्रूट्स एंड सीड्स जो विंड के थ्रू स्कैटर्ड होती हैं काफी छोटी होगी, यानी कि विंड के थ्रू डिस्पर्स होने वाली सीड्स काफी स्मॉल और लाइट होती है, जैसे कि मैपल, ड्रमस्टिक। इनमें क्या होता है, हैव विंग्स फॉर फ्लोटिंग इन द एयर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इनकी सीड्स में क्या होता है, विंग्स होते हैं, जो कि एयर में इजीली फ्लोट करके काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी हो जाती है। ठीक है। ग्रासेस की जो लाइट सीड्स होती हैं, मदर, ओक, डैंडेलियन, कॉटन, इनकी सीड पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको क्या करते हैं, लाइट वेट कर देते हैं। फिर हेयरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, ये सब क्या है, इजीली विंड के कोर्स से ग्रो अवे हो जाते हैं। ठीक है। पॉपी के जो फ्रूट्स होते हैं वो भी काफी स्मॉल होते हैं, ये भी इजीली विंड के थ्रू स्कैटर हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्जल बाय वाटर। वाटर के थ्रू कैसे डिस्पर्जल होता है? तो वाटर के थ्रू डिस्पर्जल होने वाले जो प्लांट्स होंगे, वाटर लिली, लोटस, कोकोनट, ये इजीली इनकी जो सीड होती है वो फ्लोट करती है। वाटर के वाटर करंट के फोर्स से दे आर कैरिड अवे टू फार ऑफ प्लेसेस। कोकोनट है, कोकोनट की जो सीड्स होती है वो कहती है कि एक फाइब्रस कोटिंग होती है विद हार्ड कवरिंग, जिससे वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी किए जाते हैं बाय वाटर करंट विदाउट बीइंग डैमेज्ड। नेक्स्ट इज डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। एनिमल्स किस चीज का डिस्पर्जल होता है? तो जो सीड्स के ऊपर स्पाइन्स होते हैं या हुक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी सीड्स होती है जिनके के स्पाइन में हुक होते हैं और ये एनिमल्स की बॉडी से क्या हो जाता है, क्लिंग हो जाते हैं। जब एनिमल्स कहीं जाते, क्या काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी होती है, जैसे कि एक प्लांट है ज़ैंथियम यूरेना, है ना, इनके साथ यूजुअली ऐसा होता है कि इनकी सीड्स में स्पाइन्स या हुक्स होते हैं। मेन एनिमल बर्ड्स, ये क्या करते हैं, ये फ्लेशी फ्रूट्स का आपको पता है एडिबल पार्ट खा जाते हैं। ठीक है, और उनके सीड्स को ऐसे ही कहीं भी थ्रो कर देते हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, एक तरीके से सीड्स का डिस्पर्शन हो रहा है बाय दी एनिमल्स। स्मॉल और जो अनडाइजेस्टेड सीड्स होती हैं वो उनकी बॉडी से बाहर आ जाती हैं। ठीक है ना, सीड्स इसकी गुआवास की, बेरीज की, ये सभी इसे थ्रू क्या करी जाती हैं, डिस्पर्स करी जाती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन मैकेनिज्म। ठीक है, एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे सीड का डिस्पर्जन होता है? ऑल्सम की, जेरेनियम, कैस्टर, इनकी जो सीड्स होती हैं जब ये पूरी तरीके से सीड या फ्रूट पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, ये बस्ट बस्ट होने के साथ क्या होता है, क्या इनकी जितनी भी अंदर सीड्स थी वो सारे पेरेंट प्लांट तक दूर जाके स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सप्लोजन मेथड। नाउ द लास्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब डिस्पर्जन हो गया उसके बाद सीड्स को क्या करना होता है, जर्मिनेट होना होता है। जर्मिनेशन क्या है, प्रोसेस है जहाँ पे एक प्लांट ग्रो करता है फ्रॉम अ सीड। ठीक, तो स्टार्टेड सीड जो की है, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, तब वो क्या होते लगते हैं कि जर्मिनेट होना स्टार्ट। इन कंडीशंस के साथ क्या सीड्स जर्मिनेट होके बेबी प्लांट बनता है ना। और उन बेबी प्लांट में क्या होते हैं, जो अंदर सीड की, वो क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं जब तक उनको खुद भी लीव्स डेवलप नहीं हो जाते। तो जर्मिनेशन को स्टार्ट होने के लिए सीड को पहले कुछ चेंजेस जरूरी होते हैं, जैसे कि पहले देयर इज इनटेक ऑफ वाटर बाय द सीड्स, यानी कि सीड को प्रॉपर पानी क्या करना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है ना। वाटर आपकी वजह से एंजाइम क्रिएट, जैसे पानी सीड के अंदर जाएगा तो सीड की एंजाइम है तो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर एंजाइम्स क्या करती हैं, कन्वर्ट द स्टोर्ड फीड इनटू सॉल्युबल फॉर्म, यानी कि सीड के अंदर जो फूड स्टोर है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन द सॉल्युबल फूड इज यूज्ड बाय रेडिकल एंड प्यूमिन फॉर ग्रोथ। ये जो सॉल्युबल फूड है इसको कौन, प्लांट सीड का जो रेडिकल और प्यूमिन वाला पार्ट था वो ग्रो करने के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट द रेडिकल, सबसे पहले जो रेडिकल है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। रेडिकल प्रोसेस में ग्रो होता है आगे करके रूट्स वाले पार्ट में, यानी कि फ्रॉम द रेडिकल क्या होती है, रूट्स ग्रो करना शुरू करती है। और प्यूमिन से क्या होता है, शूट्स, ऊपर वाला जो पार्ट है वो ग्रो करना शुरू करेगा। तो एज द लीव्स स्टार्ट अपीयरिंग, प्लांट स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड टू फूड। फिर धीरे धीरे देखो आप, जैसे जब इसमें क्या होगी, लीव डेवलप होने लगेंगी, तो लीव्स जब डेवलप होने लगती है तो वो अपना खाना फिर खुद तैयार कर फोटोसिंथेसिस।
ठीक है. So this is how the reproduction process occurs in plants or the asexual and the sexual means of reproduction. So the chapter is completed over here. I hope the chapter was very clear to you. Thank you everyone. Take care.